जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू और उसकी बीवी सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहां से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी, मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है, अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमरूद खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमरूद खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता।
नीति शिक्षा मोरल। जो लोग चालाक होते हैं वे हमेशा अपने बुरे इरादों को पूरा करने का मौका तलाशते हैं। चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर आप दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेंगे तो आपको अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में कोई व्यक्ति अच्छा लगे, लेकिन समय आने पर उसका असली स्वभाव जरूर सामने आता है। बबलू हाथी सुबह सवेरे अकेले वन में टहलने के लिए निकला। वह अपने ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही हैं, पर चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर वन के सारे प्राणी चिंतित थे। वे वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे चीकू भाई, हम मजबूर हैं। हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह बहुत चालाक है और अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहा है। कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। यही कारण है कि हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। अब तुम मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ, हो सकता है मुझे कोई उपाय सूझ जाए। प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन वन के गुप्तचर भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वे चुप हो गए। बबलू की बातों ने चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोला, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। कभी मैं भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही। तब से मैंने यह काम छोड़ दिया। चीकू, तुम चाहो तो यह काम दोबारा कर सकते हो। वन के प्राणी ज्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं, वे रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश में निकल सकते हो। हो सकता है रात को तुम्हें कुछ ऐसी बातों का पता चल जाए जो हमारे काम की हो। हाँ बबलू, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को वन में घूमकर इस बात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वह उसी उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम होते ही चीकू कुछ सोचने लगा और वह चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन खतरों से डर कर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर चीकू रात को बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहां से बंकू उल्लू को देखने लगा। बंकू ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, पर उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतों पर नजर रखे रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने महसूस किया कि बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर वन में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए बबलू। हाँ, आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चीकू ने रात की घटना उसे ज्यों की त्यों सुना दी। इसे सुनकर बबलू का माथा ठनका। बबलू की आंखें चौंधिया गई। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे आज रात बंकू और चमकू पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बबलू रात को अपने साथियों के साथ बंकू पर नजर गड़ाए रहा। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बबलू ने उसे उसके साथियों चंकी और संकी लोमड़ के साथ पकड़ लिया। बबलू ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय बंकू चमकू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए साथ बैठकर बातें कर रहे हैं।
चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? शक्ति से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले वन में की थी। बबलू ने उनके चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया। बंकू और चमकू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गई। आज पता नहीं क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं सुबह सुबह ही पढ़ने के लिए उठ गया था। लाख कोशिश के बावजूद मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। लगता है रात को ठीक से सोया नहीं, लेकिन मैं तो 10 बजे सो गया था, यानी मैं 8 घंटे से अधिक सो चुका हूँ। लेकिन 8 घंटे की नींद तो काफी होती है। मुझे थोड़ी देर कुछ काम करना चाहिए, फिर पढ़ने बैठूंगा, तब मन भी बहल जाएगा। टर्बो घर में ही टहलने लगा, लेकिन जल्दी ही बोर हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी टर्बो बोला, क्यों ना थोड़ी देर टीवी देख लूं। वो कार्टून और फिल्म देखने लगा, लेकिन उसे पढ़ाई की भी चिंता हो रही थी। उसने कुछ ही देर बाद टीवी भी बंद कर दिया। उसने फिर से अपनी किताब खोली। टर्बो का काफी सारा होमवर्क बाकी बचा था, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण परेशान था। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त की मदद लूं। इस तरह उसके मन में लिली नाम की गिलहरी, किट्टी नाम की बिल्ली, मीकू नाम का खरगोश जैसे दोस्तों के नाम आए। मैं मीकू के पास जाता हूँ, वो काफी बुद्धिमान भी है, वो मेरी जरूर मदद करेगा। ये सोचते हुए टर्बो अपनी किताब व कॉपी के साथ मीकू के पास मिलने निकल गया। तभी मीकू बोला, अरे टर्बो, अच्छा हुआ तुम आ गए। मीकू ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब उसकी नजर टर्बो की किताबों पर पड़ी तो वो चौंक गया। तुम अपनी किताब कॉपी के साथ आए हो, कोई खास काम है क्या? हाँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यार, मेरा बार बार पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मन ही नहीं लग रहा। इतना होमवर्क पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं उसे कैसे पूरा करूँगा। टर्बो की बात सुनते ही मीकू बोला, पहले तुम आराम से बैठो, मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, उन्हें खाओ, फिर तुम्हारे होमवर्क के बारे में सोचते हैं। टर्बो ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, पराठे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। अब बताओ मैं क्या करूं? अपना होमवर्क कैसे पूरा करूं? मीकू ने उसे समझाया, तुम बेकार टेंशन ले रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें समय का सदुपयोग करना होगा। मैं बताता हूँ तुम अपना होमवर्क कैसे पूरा कर सकते हो। तुम हर सुबह 3 घंटे का समय निकालो, उन 3 घंटों को तुम लॉक कर सकते हो, तब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी टर्बो बोला, लॉक मतलब? मीकू बोला, मतलब जैसे कि हमारी अलग अलग क्लास होती है, गणित, विज्ञान, इतिहास, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गणित की क्लास में सिर्फ गणित पढ़ते हैं, विज्ञान की क्लास में सिर्फ विज्ञान, उसी तरह से इस लॉ क्लास में भी तुम सिर्फ पढ़ाई ही करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उन 3 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करोगे। वैसे अगर बहुत जरूरी काम हो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पूरा जोर पढ़ाई पर ही होगा। मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं एक ही बार में सभी काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दूंगा। पहले उसे ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। टर्बो ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारा शुक्रिया। मीकू बोला, अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, एक दोस्ती ही तो दूसरे दोस्ती। सौभाग्यशाली तोता। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक अनोखा तोता भी रहता था, जिसका नाम चिरकू था। चिरकू को लोग सौभाग्यशाली तोता के नाम से जानते थे, क्योंकि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई चमत्कार हो जाता या किसी की किस्मत बदल जाती। गांव के लोग मानते थे कि अगर चिरकू उनके घर आ जाए तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। चिरकू हमेशा खुश रहता और अपनी मधुर आवाज में गाने गाता। लोग उसे फल और अनाज खिलाते और उसकी भलाई की कामना करते थे। चिरकू भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहां भी जाता खुशियां बांटता। एक दिन गांव में एक गरीब किसान, जिसका नाम रघु था, बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन रघु ने गांव के लोगों से चिरकू के बारे में सुना
और सोचा कि शायद यह सौभाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। रघु ने तय किया कि वह चिरकू से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकू को खोजने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिरकू एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए मिला। रघु ने बड़े ही आदर के साथ कहा। चिरकू ने रघु की बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में दया उमड़ आई। चिरकू ने अपनी चोंच में एक छोटी सी चमकती हुई पत्ती उठाई और रघु को देते हुए कहा, यह जादुई पत्ती है, इसे अपनी जेब में रख लो और जब तुम अपने खेत में काम करने जाओ तो यह पत्ती तुम्हारी किस्मत बदल देगी। रघु ने धन्यवाद कहा और वह पत्ती लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू की, अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई और थोड़े ही समय में उसकी फसलें लहलहा उठीं। रघु की मेहनत सफल हुई और उसकी किस्मत सच में बदल गई। अब रघु के पास भरपूर अनाज था और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने गांव के लोगों को चिरकू की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दी गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग चिरकू की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी अधिक प्यार देने लगे। लेकिन चिरकू ने रघु को एक बात कही थी, याद रखना, यह पत्ती सिर्फ तुम्हारी मेहनत का साथ देगी। अगर तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो यह भी अपना जादू खो देगी। रघु ने चिरकू की बात समझ ली और कड़ी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया, लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि उसकी सफलता में चिरकू और उसकी मेहनत का कितना बड़ा हाथ था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। सौभाग्य और अवसर तभी काम आते हैं जब हम अपने प्रयासों से उन्हें सही दिशा देते हैं। Please like, share and subscribe our channel to learn more.